हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी पॉइंट। आज हम बात करते हैं आरटेट 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें मनोविज्ञान के प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए थे उनको लेकर। देखिए 2011 लेवल 2 का जो पेपर है उसको लेकर डिस्कस करते हैं। देखिए ये L2 का पेपर है 2011 आरटेट 2011 का। इसमें 30% थे मनोविज्ञान के, उनको लेकर के बात करते हैं। ये इस प्रकार से इसका फॉर्मेट था, ठीक है। ये इसी को हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल रहेगा ये। और ये एज इट इज़ वही क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहला प्रश्न अपने सामने है कि निम्न में से विकास के बारे में सत्य नहीं है। क्या पूछा है? सत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। सीधी सी बात यह है कि विकास के सिद्धांतों को लेकर बात की गई है। तो देखिए विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल है, अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल है, ठीक है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। अब देखिए विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं होकर के सामान्य से विशिष्ट होता है, ये विकास का नियम है। तो अपना नहीं पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये विशिष्ट से सामान्य नहीं होकर के सामान्य से विशिष्ट होता है, अतः इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ये है जीन पियाजे के अवस्थाओं से लिया गया प्रश्न कि बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यानी जो मूर्त चिंतन है या मूर्त अनुभव है वो किस अवस्था में बालक में पाए जाते हैं। तो देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, जिनमें देखो 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष कौन सी है बताइए? 7 से 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर मूर्त अनुभव और प्रत्यय तो मूर्त संक्रियात्मक में ही होंगे। इसके अलावा 12 से वयस्क जो है वो औपचारिक आ जाती है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष के लिए है ये कौन सी आ जाएगी? पूर्व संक्रियात्मक। और 0 से 2 वर्ष जो है वो है संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा अपने? ए। 7 से 12 वर्ष की जो मूर्त, जिसे हम कह सकते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था, यह है इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन को कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। बताइए, अभिभावक और अध्यापक का है क्या? नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का है, लेकिन केवल इन दो का नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए वंशक्रम और वातावरण, इनका ये विकास, इनका योगदान है, वंशक्रम और वातावरण का योगदान है, ठीक है। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है कि निम्न में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अपने सामाजिक संचरण, ये इसका तत्व नहीं है, अनुभव है, संतुलीकरण है। और ये डाउटफुल क्वेश्चन के अंतर्गत ही है, लेकिन बोर्ड की जो आंसर की है उसमें ए इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। इसमें से देखिए अधिकतम बच्चों ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमें पॉजिटिव रह करके निकटतम, मतलब बिल्कुल उसके पास जाएं, ऐसा हमें जवाब देना होता है कि बहुत सटीक हो और उस सही आंसर के बिल्कुल निकटतम हो। देखिए इसमें सारे सही है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट है उसको चुनना अपन को। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा चर्चा करना, ठीक है। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, ठीक है। देखिए अध्यापक में ये तो हो गई, अध्यापक नहीं, बच्चों को आपको केंद्र में रखना है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। सहकारी अधिगम और पीआर ट्यूटरिंग यानी सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण, ये इसमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण, नहीं, इसका बेस्ट आंसर सी हो जाएगा,
कौन सा हो जाएगा? सी, ये सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। यानी कौन से बालकों की विशेषता है ये, जो वातावरण में योग्यता और वातावरण के दोष, कमी, इन सब में वो सजगता दिखाता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सृजनात्मक बालक या सृजनशील बालक, क्रिएटिव जो बालक होते हैं, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रश्न होते हैं, ये इस प्रकार से बहुत अधिक क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। प्रश्न देखिएगा, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। ठीक है, कॉलेज जाने वाली लड़की है, घर पे आई और आते ही अपने आंगन में, यानी कोट जो है वो अपने आंगन फर्श पे डाल देती है, ऐसी आदत उसकी है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो। ठीक है, कि कमरे के बाहर जाओ और ये कोट जो है फर्श पर ना फेंक करके खूंटी पे टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और वह कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर खूंटी पर टांग देती है। इस बार क्या किया उसने, फर्श पे गिराया नहीं बल्कि खूंटी पर टांग दिया। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? देखिए, ये सीधा सीधा संबंध जाता है श्रृंखला अधिगम से। ठीक है, श्रृंखलागत अधिगम से ये रहेगा आपके श्रृंखलागत, क्योंकि उसने बार बार ये श्रृंखला बना ली थी, है ना। उसकी आदत थी, बुरी आदत थी कोट फेंकने की, जिसको उसने अच्छी आदत में बदल दिया। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा श्रृंखला अधिगम आंसर, और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा कौन कौन सी है? देखिएगा, प्रशंसा और दोषारोपण बिल्कुल है, प्रतिद्वंद्विता है, और दंड और पुरस्कार है, और परिणाम का ज्ञान भी है। अतः इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको हम क्या कहेंगे? यानी दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सोशल लर्निंग, उसको कहेंगे सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बांडुरा का कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, और अभिप्रेरणा का अभाव। इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहेगा अपने लिए, सटीक जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, है ना, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? जब भी व्यक्तिगत की बात आएगी तो यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत में ये परिपक्वता और आयु इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है। ठीक है, गेंदबाजी कर रहा है, और क्रिकेट का जो गेंदबाज मतलब क्रिकेट खेलता है, यानी वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, और साथ के साथ वो गेंदबाजी का अभ्यास करके गेंदबाजी भी बहुत अच्छी सीख लेता है। पर उसके ये बल्लेबाजी के जो कौशल है उसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, बल्लेबाजी जो बहुत अच्छी करता है उस पर गेंदबाजी सीखने का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य, है ना। जैसे कबीर के दोहे याद करके रहीम के दोहे याद करना, यानी एक चीज़ का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शून्य अधिगम होता है। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण होता है। और कोई भी चीज़, सीखी हुई चीज़ जो है वो नए ज्ञान को सीखने में हमें हेल्प करती है, उसे हम कह सकते हैं सकारात्मक, और जो बाधा उत्पन्न करती है वो नकारात्मक होती है, और यहाँ पे अपने शून्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए,
निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? देखिए, इसका बोर्ड के आंसर की ने आंसर माना है ए। ठीक है, ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी ये भी मुझे ठीक लग रहे हैं, इनमें से ये सभी भी हो सकता था, लेकिन इसका आंसर जो बोर्ड ने माना है वो ए है। नेक्स्ट, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे क्या मानते हैं? पियाजे सीधा सीधा ये मानते हैं कि जीन पियाजे को हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास इन्होंने दिया था, तो इसका विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इन्होंने कहा था, तो सीधा इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की, कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यह सृजनात्मकता के लिए किया है। ठीक है, सृजनात्मकता इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचि के बारे में सत्य कौन सा नहीं है? कि रुचियाँ जन्मजात होती है, बिल्कुल होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती है, बिल्कुल बदलती रहती है। रुचियाँ योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपने, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। नहीं, इसका आंसर 16 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये होती है और हमें नहीं पूछा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, अभिवर्ती क्या है बताइएगा? अभिवर्ती क्या है? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा कि ये एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, पहला ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका है वो क्या रहती है? इसमें देखिए, बोर्ड की जो आंसर की है उसमें माना है नाम मात्र की भूमिका, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी बेस्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट 19, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह किस में होता है बताइएगा? कौन सा है? अचेतन मन होता है। अचेतन मन कौन सा होता है? जिनकी पूर्ति नहीं होती है ना, इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। अचेतन मन का सीधा सीधा संबंध किससे हो जाएगा? इदम से हो जाएगा। ठीक है, इदम जो है, जिसे इड अपन कह सकते हैं, इड यानी जो दमित इच्छाएं होती है उनका भंडार गृह इदम को कहते हैं, और इदम का संबंध अचेतन मन से होता है। जितनी भी अपनी इच्छाएं हैं वो दमन करके अपन जो भंडार गृह में रखते हैं उसे हम अचेतन मन में रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किस में करता है? दबाव से निपटने के लिए ये सहायता करता है। 20 का आंसर हो जाएगा। 21 में देखिए, शारीरिक योग्यता वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए कौन सी युक्ति जो है रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? शारीरिक निर्योग्यता वाला बच्चा क्या कर सकता है? वो अति कल्पना के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, अपनी जो भी चीज़ है वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उसकी पूर्ति कर सकता है, और वो उसको संतोष देने वाली होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 की बात करते हैं, कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण यानी TAT थैमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट जो है उसमें क्या होता है कि 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, और इस परीक्षण में जो कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं वो क्या थे बताइएगा? वो क्या थे? वो थे कि लोगों के स्थान पर जानवरों को, लोगों के स्थान पर क्या बनाए गए थे? जानवरों को इस पर प्रतिस्थापित किया गया था। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ठीक है, सृजनशीलता के लिए सबसे बेस्ट जो आंसर इसका रहेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार आवेश, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इसका हिंदी नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ठीक है, सही नहीं है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये रहेगा कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, जबकि है। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा आपके ए। और ये अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता अंतर्निहित समान नहीं, ये समानांतर होती है, और मूल प्रवृत्तियाँ जैविक बल है। ये सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, और हर बार इससे प्रश्न आता है, फिक्स है, इससे पूछा ही जाता है RT 2009 से कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति माह कितने निर्धारित किए गए हैं, बताइए। देखिए कि ये बहुत बार रिपीट होने वाला सवाल है। ये 2011 में पूछा गया था, लेकिन 2021 वाले रीट में भी ये एज इट इज़ उठ के आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 घंटे। ठीक है, 45 घंटे हो जाएगा इसका आंसर, बी। ठीक है, 25 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शिक्षक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। देखो, उसे नियमित विद्यालय जाना होगा, और संचालन का कार्य करना होगा, और जो अपना पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये सारे इसको कार्य करने होंगे, अतः इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, NCF 2005 से अगला प्रश्न NCF 2005 से है कि NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई थी, और इस पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीधा सीधा इसका आंसर रह जाएगा ए। बाकी ये कार्य भी किए गए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसका कार्य रहेगा। ठीक है, इनके लिए अनुशंसा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में क्या होता है, यही NCF से है कि NCF 2005 में क्या बात की गई है। देखिए कि ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रक होने पर, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक। देखिए, अध्यापक केंद्र तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत रहेगा, है ना, क्योंकि पूर्णतः बाल केंद्रित शिक्षा है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र भी नहीं रहेगा, तो ये दो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा इसका। ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है और विकास होता है, इसकी संरचना की जाती है। ठीक है, ये 28 में आंसर रहेगा। फिर देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य रहेगा, देखिए सबसे पहले है नवीन खोज, शैक्षिक परिस्थितियों व्यवहार विज्ञान का विकास, और विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और इनमें से सभी। बताइए इसका क्या होगा। इसमें इनमें से सभी ना हो करके इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर रहेगा, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य कक्षा की जो दैनिक जो समस्याएं होती है, शैक्षणिक समस्याओं का समाधान इसमें किया जाता है। इसमें बालक को सम्मिलित न करके बालक की शैक्षणिक समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया को सुधारा जाता है इसमें। नेक्स्ट, और अपना अंतिम प्रश्न रहेगा इसमें 30 नंबर का कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में से निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, बताइए। खुली पुस्तक, बिल्कुल ठीक है। सतत और निरंतर व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, जो RT की 29 जो धारा 29 है उसमें बात की गई इसकी। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, और इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2011 RT में जो प्रश्न जो पेपर था उसमें एज इट इज़ जो 2011 का पेपर है उसमें मनोविज्ञान के 30 सवाल किस प्रकार के थे उनका हमने अध्ययन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।